मध्य ठीक मेरे बाईं ओर आप डॉक्टर उर्मिला जोशी, ये राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं और महिलाओं के अधिकारों, आज जो हमारा ये मातृशक्ति सम्मेलन हो रहा है, जो ये सप्त शक्ति संगम है, इसी के हित में ये कार्य करती हैं। ये महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करती हैं तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में अहम भूमिका निभाती हैं। मैं मैम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ तथा धन्यवाद देती हूँ कि मैम ने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे मध्य में उपस्थित हुई, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मैं मैम को धन्यवाद देती हूँ तथा अपने विद्यालय की बहन दीप्ति जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वह दीदी का बैच लगाकर अलंकृत करेंगी और सम्मान करेंगी। नाम है मेरा और मैं 2015 से महिला डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थी और 2025 में आप लोग ज़्यादातर महिलाएं इसी क्षेत्र की हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि 2025 में मैं अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। तो आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आज इस कार्यक्रम में आप लोग के बीच में एक वक्ता के रूप में हूँ और कुछ विषय जो है वो मुझे बताए गए हैं, उन विषयों में मुझे आज बात करनी है और मैं कोशिश करूंगी कि ये जो विषय मुझे बताए गए हैं उनमें मैं सरल भाषा में आप लोग को समझा सकूं, सरलतम ईजीएस्ट वे में आपको बता सकूंगी, जिससे आप लोग को विषय भी समझ में आए। और आपको कहीं ना कहीं होता है कि बहुत ज़्यादा जब भाषण होते हैं तो बोरियत आने लग जाती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग बोर भी ना हो। तो 2 टॉपिक्स मुझे दे रखे हैं, एक है कुटुंब प्रबोधन और जो दूसरा टॉपिक है वो है पर्यावरण। तो इन 2 टॉपिक्स में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ उसका नाम है कुटुंब प्रबोधन। तो सबसे पहले हम कुटुंब की बात करते हैं कि कुटुंब क्या है। आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि कुटुंब क्या होता है? कुटुंब से आप क्या समझते हैं? आप लोग बताइए। कुटुंब शब्द जो है आपने पहले भी सुना होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं सुना होगा। तो कुटुंब से आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप लोग का कार्यक्रम है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसमें अपनी भी भागीदारी पेश करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, परिवार। कुटुंब का जो अर्थ होता है वो होता है परिवार। जो हमारी जो भारतीय विचारधारा है वो है वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग इन विचारधारा के साथ ही पैदा हुए हैं। हम लोग ये मानते हैं कि पूरा जो विश्व है, पूरी जो दुनिया है वो हमारा क्या है? परिवार है। लेकिन यहाँ पर आज जिस परिवार की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कुटुंब की बात कर रहे हैं, वो हमारे घर की बात हो रही है, जहाँ पे हमारे रक्त संबंध होते हैं, जैसे कि हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, तो जिसके साथ हमारे रक्त संबंध होते हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और प्रबोधन से आप क्या समझते हैं? प्रबोधन का अर्थ होता है ज्ञान और जागरूकता। तो कुटुंब प्रबोधन का ये मतलब होता है कि परिवार को सही सोच, प्रेम, एकता और संस्कारों से जागृत करना और मजबूत करना, तो ये होता है कुटुंब प्रबोधन। और आज जो मुख्य टॉपिक है वो कुटुंब प्रबोधन है। इस विषय पे आज हम बात करेंगे। और महिलाओं को क्यों चुना गया है इस कार्यक्रम के लिए? इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको पुरुष नजर नहीं आ रहे होंगे। मुख्यतः ये महिलाओं का ही कार्यक्रम है। जो वक्ता है वो भी महिलाएं हैं, मुख्य अतिथि भी महिलाएं हैं और जितने श्रोता हैं वो सभी महिलाएं हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि महिलाओं को ही क्यों करा गया है? क्योंकि परिवार की जो आधारशिला होती है वो महिलाएं होती हैं। इसीलिए जो कार्यक्रम है विशेषकर महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है। और भारतीय नारी के संस्कारों में ये चीजें होती हैं, वो इसे अपना दायित्व नहीं मानती है। जो हमारे परिवार का जो काम है वो ये नहीं मानती कि हमारा दायित्व है, वो इसे अपना धर्म समझ के काम करती है और वो उसके संस्कारों में होता है। और परिवार को बनाने में, राष्ट्र को बनाने में, समाज को बनाने में जो महिलाओं का जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय योगदान रहा है और आज से नहीं, ये योगदान है वो सदियों से रहा है। तो इसीलिए जो कुटुंब प्रबोधन की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं को दी गई है। और आज हम लोग कोशिश करेंगे, और जो बच्चे हैं उनके या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर विदेश में हैं या फिर अगर यहाँ पे भी हैं तो
टाइम नहीं है, तो इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ इसमें बच्चों की गलती है कि वो बुजुर्गों को अकेले छोड़ दे रहे हैं। तो जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं आजकल की, वो ऐसी ही हो गई है, क्योंकि अगर बच्चे ने पढ़ाई करी है तो वो जरूर जॉब भी करेगा ही। जब माँ बापों ने उसको पढ़ा रखा है, लिखा रखा है, अगर किसी ने बीटेक करवा रखा है तो वो इंजीनियर तो बनेगा ही, और अगर इंजीनियर बनेगा तो उसे कहीं बाहर भी जाना ही पड़ेगा। तो जो बुजुर्ग हैं वो अकेले पड़ गए हैं, और संवाद जो है वो हमारा आपसी जो संवाद है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। आप लोग देखते होंगे कि पहले से हम सभी लोग जो होते थे साथ बैठा करते थे, लेकिन आज का जो है आपसी जो संवाद है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। और इसके अलावा मोबाइल फोन का जो अत्यधिक प्रयोग हम लोग आजकल कर रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि मोबाइल फोन का आप यूज करिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप मोबाइल फोन बिल्कुल बंद कर दीजिए। मोबाइल फोन बहुत उपयोगी है, क्योंकि समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। आज की सभा की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर उर्मिला जोशी, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तराखंड, आदरणीय डॉक्टर छवि कांडपाल, पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर महिला डिग्री कॉलेज हल्द्वानी और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, आज के मुख्य अतिथि श्रीमती विद्या बिष्ट, जिला संयोजिका सप्त शक्ति संगम और आयोजक प्रधानाचार्य एवं समस्त अध्यापक मंडल, पंडित बद्रीदास कड़लिया, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, लामा चौड़, हल्द्वानी, और यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरी अग्रजाएं, अनुजाएं और समस्त मातृशक्ति और प्यारे बच्चे, आप सभी का मैं कमला पंत हार्दिक नमन, वंदन और अभिवादन स्वागत करती हूँ इस मंच से। आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि कई चीज़ें मैं देख रही हूँ कि भारतीय संस्कृति की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार आरएसएस की ओर से, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि कई चीज़ें जो हम लोग से हटती जा रही हैं, तो जितना कि अभी छवि कांडपाल मैम ने भी बताया, जो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर उल्लेखित की, और हमें लिखा भी सामने मिल रहा है कि हमें नारी को उसके गौरवपूर्ण आसन पर बैठाना है, शक्ति पुंज की पुनः प्रतिष्ठा करनी है। यानी हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन अपनी अच्छी चीज़ें छोड़नी नहीं है। ये मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और महसूस हुआ। तो अब मैं यहाँ पर जो मुझे विषय दिया गया है वो है भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। जब परिवार का विकास होता है, एक व्यक्ति का विकास होता है, तो देश का विकास तो होना ही है, और देश की आधी आबादी के बिना देश का विकास असंभव है यदि वो साथ ना दे। तो यहाँ पर मैं एक चर्चा करना चाहूँगी कि वैदिक युग, उत्तर काल, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वातंत्र्योत्तर जो भारत है उसमें विकास के विविध क्षेत्रों में महिलाओं ने किन किन भूमिकाओं को निभाया है और आज भी निभा रही हैं। पहले भी जो आज तक चलता रहा है विकास, क्योंकि विकास याद रखिए एक सतत कार्यक्रम होता है, विकास रुकता नहीं है, विकास तो लगातार जाना है। पहले भी विकास में हम लोग साथ थे और आज भी हैं, और भविष्य में भी हमारी भूमिका बहुत सशक्त होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो हम लोग जब इसको महिलाओं के विकास के जो क्षेत्र देखते हैं, तो है सामाजिक, पारिवारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि विविध क्षेत्रों में नारी की भूमिका, स्त्रियों की भूमिका पूरे देश के विकास के लिए अनिवार्य रही है। और अभी अभी बच्चों ने जैसा कि आपको दिखाया था कि उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण चेहरे आपको दिखाए थे, उन्होंने उसको अपने आप में आरोपित करके। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के विकास में योगदान लगातार दिया है। जरूर दें, चाहे वो उल्टा दें चाहे सीधा दें, उसको आप धुतकारिए मत, आप उसको मत अपनी जगह से हटाइए। आप उससे पूछिए कि बेटा तूने क्या क्वेश्चन पूछा, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है। आप उससे अगर वो जो भी क्वेश्चन करती है तो उससे प्यार से बोलिए कि मैं बेटा तुझे बता। अब देखिए क्या है, आपने उसको उत्तर दे दिया। अब वो स्कूल गया, स्कूल में अपने सवाल का उसने उत्तर दिया, तो क्या है उसे अपनी माँ बहुत बड़ी लगी। आपने देखा होगा माँ उसके लिए बहुत बड़ी चीज होगी, वो वहां जाके कहता मेरी माँ ने कहा, ठीक है। तो गुरु को तो सेक्रेटरी मानता है, अपनी माँ को मानता है, कहता मेरी माँ ने ये उत्तर दिया ना, मेरी माँ गलत नहीं है। तो क्या है कि सबसे पहले बच्चे को उसके सवालों का उत्तर दीजिए। जिस दिन आपने उसके सवालों का उत्तर नहीं दिया, ये मान के चलिए
उस दिन वो अपने सवालों को जरूर ढूंढेगा, और जरूर ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद पूछेगा किसी से, कहीं ना कहीं उसको एक उम्मीद है मेरे सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा। तो वो अपने सवालों का जवाब वो पूछेगा, किसी अपने दोस्त से पूछेगा, अपने किसी मित्र से पूछेगा, अपने किसी पड़ोसी से पूछेगा, तो उसको लगेगा नहीं मेरी माँ ने तो इसने जो सवाल का उत्तर दिया वो सही था। तो क्या है, वो उसके दिमाग में वो चीज माँ तो छूट जाएगी, वो दूसरे जिसने दिया वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो होगा क्या, फिर वो क्या होगा, उसके दिमाग में चाहे उसका वो दोस्त है। माँ को बहुत अच्छा लगा और ये शिक्षा मिली थी। मैं खुद एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ। हम 8 जने एक साथ मिलकर रहते हैं और साथ में खाना खाते हैं, साथ में लड़ते झगड़ते हैं, सब कुछ होता है एक परिवार में। जहाँ पर 2 बर्तन होते हैं वो आपस में जरूर टकराते हैं, लेकिन जो भी बात हो वो आपस में अपने परिवार में सुलझा ले, उनको बाहर इधर उधर की बातों में ना करके, क्योंकि लोगों को तो मौका चाहिए कि वो आपके परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोले। तो आपस में बातों को सुलझाकर अपने परिवार की जो बात हो वो अंदर ही तक रखें और आपस में अपने मतभेद को बातें करके एक दूसरे की गलतियों को एक दूसरे के सामने बोलकर, पीठ पीछे ना बोलकर उन्हें सुलझाएं और प्यार से एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, फिर सबको एक दिन जाना है। इसलिए प्यार से रहकर अपने परिवार में एक साथ रहें और एकजुटता से रहें। धन्यवाद।